रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। इसमें 4 टाइप बताएं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। जो टाइप 3 होता है सबसे पहले वो मार्बल ब्रेन डिजीज़ कहते हैं उसे, फेलियर टू थ्राइव बेबीज़ होते हैं। और जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है वो नॉर्मल एनायन गैप एसिडोसिस हाइपरक्लोरेमिया के अंडर आता है, क्योंकि HCO3 माइनस के साथ साथ क्लोराइड को भी एक्सक्रीशन कर देते हैं अपन, इसीलिए हाइपरक्लोरेमिया। CL- का एक्सक्रीशन होगा तो हाइपरक्लोरेमिया के हाइपर होना चाहिए, छोड़। फिर डिस्टल रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस RTA टाइप 1। इसमें डिफेक्ट क्या होता है? इनेबिलिटी ऑफ अल्फा इंटरकलेक्टेड सेल्स टू सीक्रेट H+। अब अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं अपने ये वाले प्रिंसिपल सेल, अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स, और फिर उसके बाद आता है बीटा इंटरकलेक्टेड सेल्स। अब जो अल्फा इंटरकलेटेड होता है उसमें K+ और H+ के चैनल्स होते हैं एपिकल साइड में, और जो बेसोलेटरल साइड होती है यानी कि ब्लड वाली, वो उस साइड होते हैं अपने क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का। क्लोराइड बाइकार्बोनेट ब्लड वाली साइड, H+ K+ यूरिन वाली साइड। फिर इसमें इनकी इनेबिलिटी रहती है, वो H+ सीक्रेट नहीं कर पाते, तो कोई न्यू HCO3- जनरेट नहीं हो पाता। अब H+ बाहर नहीं जाएगा तो HCO3 के साथ कंबाइन होकर H2O + CO2 नहीं बनाएगा। अगर H2CO2 नहीं बनाएगा तो फिर वो अंदर जा कर के जो H+ CO2 होता है वो अंदर जाते हैं, और फिर वो वापस H3O3- में कन्वर्ट होके और बाहर निकल जाते हैं, यानी कि ब्लड की साइड चले जाते हैं। यहाँ पे ये रहा कि H+ बाहर आया, HCO3- के साथ कंबाइन हुआ, H2CO3 बना, ये CO2 H2 में कन्वर्ट होता है, CO2 H2 इधर आया, H2CO3 इधर आया, तो वापस H+ और HCO3- होगा, तो HCO3 जो होगा वो ब्लड में चला जाएगा, और जो H+ होगा वो वापस यूरिन वाली साइड आ जाएगा, और यहाँ पे एक्सक्रीट हो जाएगा। अगर ये काम ही नहीं कर रहा तो एक तरह से देखा जाए तो जो HCO3 ब्लड में था वो अपना HCO3 वापस ब्लड में, जो HCO3 यूरिन में था वो अपना ब्लड में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना RTA 1। और इसके बाद इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। एसिडोसिस होगा मतलब कि जो H+ है उसको अपन सीक्रेट नहीं कर पा रहे, यूरिन के H+ अंदर इकट्ठा हो गया, HCO3- है नहीं जो बफर की तरह काम करे, तो ये खेल गया ख़त्म। फिर यूरिन pH आता है, यूरिन pH जो होता है, अब एसिडोसिस है तो ये याद रखना है 5.5 से ज़्यादा रहेगा। सीरम K+ जो होगा वो लेस 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। फिर उसके बाद यूरिन एनायन गैप जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा। फिर इसके बाद K+ सीरम K+ होगा डिक्रीज होगा, बोली दिया 3.5 से कम, इसकी वजह से मसल वीकनेस रहेगी। फिर कॉजेज़ क्या आएंगे इसके, तो जो एम्फोटेरेसिन B है हाँ, इसमें बोला ना कि H+ कम हो जाएगा, तो H+ कम इसीलिए होता है क्योंकि जो H+ होता है, H+ और K+ मैंने बोला था वो अंदर बाहर वाले सिस्टम में, कि जो K+ होता है वो अंदर आता है और जो H+ होता है वो बाहर जाता है। जो H+ होता है वो अंदर आता है और जो K+ होता है वो नहीं उल्टा बोल दिया, जो K+ होता है वो अंदर आता है, यूरिन से अंदर आया और H+ बाहर जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी H+ की सीक्रेशन की बात की थी कि ये नहीं हो पा रहा। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो H+ और K+ होते हैं वो इंटरकलेटेड सेल वाली साइड पे उनका वो रहता है, ये क्या कहते हैं, ये तो प्रिंसिपल सेल है, तो ये इंटरकलेक्टेड सेल है अल्फा इंटरकलेक्ट। तो यहाँ पे H+ जो है वो बाहर जा रहा है, K+ जो है वो अंदर जा रहा है, तो ATPase चैनल रहता है यहाँ पे। तो अगर H+ अंदर नहीं आ पा रहा तो हाइपोकेलेमिया हो गया, और K+ अंदर नहीं आ पा रहा तो हाइपोकेलेमिया हो गया, यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है, और जो H+ है वो बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाली कहानी हुई, ठीक है, इसीलिए जो K+ है वो कम है। फिर उसके बाद इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, तो एम्फोटेरेसिन B टॉक्सिसिटी है, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी है, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, ऑटो इम्यून डिजीज और SLE। फिर एसोसिएशन में क्या आएगा, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, किडनी स्टोन्स बढ़ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम फॉस्फेट और ऑक्जिलेट दोनों ही बढ़ जाएगा क्योंकि हाइपर कैल्शियूरिया होएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन यूरिन pH, यूरिन का pH इंक्रीज हो रहा है क्योंकि H+ जो है वो सीक्रेट नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से, और जो बोन टर्नओवर है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बफरिंग करनी रहती है। तो इसका ट्रीटमेंट NaCO3 रहता है, एल्कलाइजेशन थेरेपी रहती है अपन उसको। फिर इसके और कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, तो मल्टीपल माइलोमा हो सकता है, बेंस जोन्स प्रोटीन हो सकता है मल्टीपल माइलोमा का, फिर स्क्लेरोडर्मा, जोग्रेंस, एम्फोटेरेसिन B टॉक्सिसिटी हमने यहाँ बोली दी थी। फिर उसके बाद किडनी स्टोन बोली दिए, और मेडुलरी स्पॉन्ज डिजीज़, एम्फोटेरेसिन के साथ साथ लिथियम भी आता है इसमें, लिथियम और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, तो एम्फोटेरेसिन B हो गया, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गए, लिथियम हो गया, फिर डिजीज़ में जो स्टोन्स हो गए, फिर ऑटो इम्यून में जोग्रेंस और स्क्लेरोडर्मा हो गया, और मल्टीपल माइलोमा उसमें कैंसर में मान लो बेंस जोन्स प्रोटीन की वजह से, और एक मेडुलरी स्पॉन्ज डिजीज़ हो गई। ये हो गया अपना ये RTA 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल, ये
मतलब RTA टाइप 2, ये वाला जो था ये डिस्टिल में हो रहा था, ये जो है ये प्रॉक्सिमल में। इसमें PCT में डिफेक्ट, क्योंकि प्रॉक्सिमल है तो PCT में डिफेक्ट है, HCO3 का रिजोर्प्शन नहीं हो पा रहा। अगर HCO3 का रिब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा तो अगेन वही वाली कहानी हो गई, इंक्रीज एक्सक्रीशन होएगा उसमें यूरिन में, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। लेकिन ये वाली कहानी डिस्टिल में थी, वाली प्रॉक्सिमल में। तो यूरिन कैन बी एसिडिफाइड बाय अल्फा इंटरकलेक्टेड सेल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट बट नॉट इनफ टू ओवरकम HCO3 माइनस का एक्सक्रीशन, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम डिस्टिल प्रॉक्सिमल पे हो रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कलेक्टिंग डक्ट के टाइम पे हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। फिर आता है डिक्रीज 5.5, ये इसका जो pH है ये 5.5 से कम रहेगा। एसिडोसिस इसमें और बुरी तरह से होगा, क्योंकि व्हेन द प्लाज्मा HCO3 माइनस बिलो रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन थ्रेशोल्ड, और मोर देन 5.5 अगर फिल्टर्ड HCO3 एक्सीड रिजॉर्प्टिव थ्रेशोल्ड। फिर ये K+ इसमें भी कमी रहेगा, वही सेम ही कहानी है H+ वाली, क्योंकि अगर ये यूरिन में नहीं आ रहा तो H+ बाहर नहीं जा रहा, H+ बाहर नहीं जा रहा तो K+ अंदर नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा तो हाइपो, ये हो जाएगा हाइपो वाला। फिर फैंकोनी सिंड्रोम, मल्टीपल माइलोमा, फिर और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की वजह से हो रहा है। इसके अलावा एक्सपायरी डेट टेट्रासाइक्लिन, टीनोफोविर, अमाइलोइडोसिस और हाइपर फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, ये भी रहेगा इसमें। फिर ये याद करने में होता है इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिया, रिकेट्स एंड फैंकोनी सिंड्रोम। हाइपरफॉस्फेटेमिया के चांस बढ़ जाएंगे, और डेंट्स डिजीज करके और एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव जिसमें CLCN5 को ये क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर रहता है, किसका ट्रांसपोर्टर है ये CLCN5, इसका ट्रीटमेंट NaCO3 और थायाजाइड है, और अदरवाइज मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। अगर मतलब अगर थायाजाइड को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं, तो अगर ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन दिया तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, इसलिए थायाजाइड को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देना है, NaCO3 और थायाजाइड। फिर हाइपर कैलेमिया ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4, तो इसमें हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म रहता है या एल्डोस्टेरोन एंटा रेजिस्टेंस रहेगा, तो हाइपर के लिए में हो जाएगा NH3 का सिंथेसिस कम हो जाएगा PCT में, अमोनिया कम बनेगा तो NH4 कम एक्सक्रीट होगा, इनेबिलिटी टू एसिडिफाई यूरिन, कॉन्जेनिटल एक्वायर्ड दोनों ही हो सकता है। ये हाइपरटेंशन रहेगा क्योंकि रेनिन कम है। फिर इसका वैसे तो 5.5 से कम ही रहेगा बट वेरिएबल है, और इसमें जो सीरम ये होगा क्या कहते हैं सीरम पोटेशियम ये अपना ज़्यादा रहेगा, और यूरिन आयरन गैप इसमें भी पॉजिटिव ही है। फिर क्यों हो रहा है ये, तो एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, तो डायबिटिक हाइपोरेनिज्म, फिर AC इनहिबिटर्स, आर्ब्स, एनसेड्स, हेपेरिन, साइक्लोस्पोरिन, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, सब एड्रिनल से रिलेटेड है। एड्रिनल रेजिस्टेंस तो K+ पेयरिंग डायूरेटिक्स, जैसे कि अपना ये स्पाइनोलेक्टोन दे दिया अपन ने, नेफ्रोपैथी ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन, फिर कोट्रामोक्सोल की वजह से भी है, फिर ट्राइमेथोप्रिल सल्फोमिथक्स ये, फिर इसके बाद ट्रीटमेंट जो है फ्लूड्रोकॉर्टिसोल दे रहे हैं अपन, इसमें डाइटरी पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन रखते हैं अपन, क्योंकि ऑलरेडी K+ ज़्यादा हो रहा है, और बनाना कोकोनट में पोटेशियम ज़्यादा होता है तो ये नहीं देना है। फिर बनाना और कोकोनट, फिर फ्यूरोसमाइड जो होता है K+ एक्सक्रीशन कराता है, कैलन्यूरिन होता है ये, फिर NaCO3 इसमें भी दे रहे हैं अपन, तो NaCO3 तीनों में दे रहे हैं, इसमें NaCO3 के साथ थायाजाइड दे रहे हैं कम टाइम के लिए, और फोर्थ वाले में अपन फ्लूड्रोकॉर्टिसोन देते हैं क्योंकि अपना ये हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म है, ठीक है। फिर फ्यूरोसमाइड दे रहे हैं क्योंकि अपन को बाहर निकलना है, NaCO3 दे रहे हैं, डाइटरी पोटेशियम रेस्ट्रिक्शन, बनाना और क्या कहते हैं ये कोकोनट नहीं देना है। ये एड्स में भी होता है, एड्स CKD वगैरह, क्योंकि एक्सक्रीट ही नहीं हो पा रहा। बस